देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कुछ इस टाइप के ग्राफ बने हैं। विरोनिका है क्या? विरोनिका, अच्छा 2r है ये r मतलब कि सेपरेशन। दूसरा ग्राफ है उसमें कुछ इस टाइप से दिया है, r मतलब कि सेपरेशन और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू r कुछ इस टाइप से है 2r पे। ये तीसरा ग्राफ है, कुछ इस वेरिएशन के बाद ऐसा डाउन हुआ है 2r पे, ये r वेरिएशन और ये पोटेंशियल एनर्जी है। फिर देखिएगा एक ये ग्राफ है ना, और आगे तक गया है r वेरिएशन और ये आपका 2r है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये एक ऑप्शन है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिक्रीज हुआ है 2r तक, पोटेंशियल एनर्जी है। ये r मतलब सेपरेशन है और कुछ इस तरीके से ही वेरी करा है, ठीक है। ये 2r पे है, r है वेरिएशन, ये पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन में पूछता है कि which of the following potential energy curves is cannot possibly describes the elastic collision of two billiard balls, ठीक है। बात कीजिएगा, इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जहां पे मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है, साथ ही साथ एनर्जी भी कंजर्व रहती है, ठीक है। एनर्जी भी क्या रहती है? कंजर्व रहती है, ठीक है। एनर्जी भी कंजर्व रहती है और साथ ही साथ क्या होता है साथ में? मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। दूसरी चीज हमको एक चीज मालूम है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ विच या बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन या इट्स प्लेस ना, वो जिस जगह पे या जिस स्टेट पे है, जिस पोजीशन पे है, उसी के हिसाब से उसकी पोटेंशियल एनर्जी वेरी करती है। खास बात यह है जब दो बॉल्स या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में सेपरेशन घटता है, मतलब एक दूसरे क्लोज आते हैं, जैसे वो एक दूसरे क्लोजर आते हैं या सेपरेशन डिक्रीज होता है, तो सेपरेशन के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होती है। अगर आप सेपरेशन रिड्यूस, मैं इसको स्मॉल r बोल दूं सेपरेशन को, यहाँ पे स्मॉल r सेपरेशन है, अगर मैं सेपरेशन रिड्यूस कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। ये लिखा ना, Here r is the distance between the centers of the balls, मतलब r यहाँ पे सेपरेशन है। बात को समझिएगा, क्वेश्चन में लिखा है कि r यहाँ पे सेपरेशन और हम जानते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी है तो जैसे जैसे सेपरेशन रिड्यूस होगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी सॉरी सेपरेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। और जैसे जैसे सेपरेशन रिड्यूस होगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? घटती है। बात समझिएगा, जैसे जैसे सेपरेशन रिड्यूस होगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? घटती है। ये जो 2r है, इस 2r का मीनिंग ये हुआ कि दोनों एकदम क्लोज हैं। अब इससे ज्यादा क्लोज क्या हो सकते हैं? r इसकी रेडियस है, r इसकी रेडियस है। 2r का मीनिंग ये हुआ अगर उनके सेंटर्स के बीच का गैप 2r है, अगर उनके सेंटर्स के बीच का गैप 2r है, इसका मीनिंग हुआ कि दोनों कहां है? वो पास पास में। कहां है दोनों? पास पास में। बात को समझ रहे हैं ना। अगर सेंटर्स के बीच का गैप 2r है तो इसका मीनिंग हुआ कि दोनों क्लोजर हैं। अब ये मोस्टली क्लोज हैं भाई, अब इससे अंदर क्या हो जाएगा? अब ये इसके अंदर थोड़ा चला जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो 2r मतलब कि सेपरेशन ना के बराबर, सबसे कम सेपरेशन, सबसे कम सेपरेशन मतलब सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी, और कंटिन्यूअसली सेपरेशन रिड्यूस ही हो रहा है। सेपरेशन रिड्यूस मतलब उनके बीच का जो गैप है वो कम हो रहा है, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कौन सा ग्राफ है जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने के बारे में बता रहा है? बताइए कौन सा ग्राफ है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही? बताइए कौन सा वाला ग्राफ है? फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ वाले को छोड़ के बाकी सब यूजलेस है, दैट इज द करेक्ट, और बाकी सब क्या है? यूजलेस है। तो उसे पूछता है कौन सा वाला है जो इसकी पॉसिबिलिटी को नहीं बता रहा है, तो वो ये 5 ठो है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां। आ गया सबको समझ में? क्लियर हो गई ये चीज? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? बोलो, किसी कोई डाउट है पूछो जल्दी से।
कोई क्रॉस क्वेश्चन किसी को इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में किसी को नहीं पूछना? दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा? चलो ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है ना पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप क्लोज जा रहे हो वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही। देखो ना, डिक्रीज तो है ये डिक्रीज का ना ग्राफ है, 1D मोशन में पढ़ाया गया आपको। बाकी कंटिन्यूसली डिक्रीज कोई नहीं है। बताइए जल्दी से, आ गया समझ में? नैतिक सेटिस्फाई है? वेरी गुड। चलिए 29 के बाद देखिएगा 28। क्या है 28 में? पढ़िए। A trolley of mass 200 kg moves with uniform velocity 36 km/h on the frictionless track। ठीक है, frictionless track मतलब अगेंस्ट द फ्रिक्शन, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है। A child of mass 20 kg runs on the trolley from one end to the other 10 meter away। one end to the other 10 meter away with a speed of 4 meter per second related to the trolley in a direction opposite to its motion, and jumps out of the trolley. What is the final speed of the trolley? How much has the trolley moved from the time the child begins to run? बताइए जल्दी से। एक क्वेश्चन है, अ ट्रॉली ऑफ मास 200 kg। कोई ट्रॉली है वो मूव कर रही है, उसका मास कितना है? 200 kg है। बात को समझिएगा। ठीक है। दूसरी चीज, ट्रॉली के अंदर एक लड़का है। ठीक है, और होता क्या है, वो 36 किलोमीटर की स्पीड से ट्रॉली मूव कर रही है। 36 किलोमीटर पर आवर कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बताइएगा आगे। अ चाइल्ड ऑफ मास 20 kg टर्न्स ऑन द ट्रॉली, रन्स ऑन द ट्रॉली फ्रॉम वन एंड टू द अदर। इधर आगे से पीछे की तरफ भाग रहा है। 10 मीटर का सेपरेशन है इसमें। ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। और इसकी स्पीड है बॉय की या चिल्ड्रन की, कितनी स्पीड है? 4 मीटर पर सेकेंड। इसके अपोजिट है रिलेटिव वेलोसिटी है ये। ठीक है ना, क्या है उसकी? ये रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटेड टू द ट्रॉली इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन। ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है। वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड, अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। इसके बाद कहता है एंड जम्प्स आउट ऑफ द ट्रॉली, इधर से कूद गया आगे। ठीक है, व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली? हाउ मच हैज द ट्रॉली मूव्ड फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड बिगिंस टू रन। ठीक है ना, हाउ मच आपको बताना है जल्दी से कि ये जो ट्रॉली है कितना मूव कर गई है, और जब वो उसने चलना यहां से स्टार्ट किया उस लड़के ने, और ये बताना है कि उसके कूद जाने के बाद फाइनली ट्रॉली की स्पीड क्या है। बताइए जल्दी से, समझिएगा। क्वेश्चन में आपको गिवन है इनिशियली ट्रॉली जो है मूव कर रही है बच्चे के साथ। ठीक है ना, और इनिशियल मोमेंटम की बात करो सबसे पहले तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? क्या होगा इनिशियल मोमेंटम? बताइए। मास ऑफ द ट्रॉली इनटू क्या? प्लस मैन, तो कितना? 220 है ना। 220 इंटू कितनी वेलोसिटी है? 10। ठीक है ना, इनिशियल मोमेंटम 220 किसका? उसकी वेलोसिटी है कितना से? 220 मास है उसका, ट्रॉली प्लस उस मैन का, और ट्रॉली किससे मूव कर रही है? 10 की स्पीड से, है ना। तो कितना जाएगा बताइए? 2200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है? स्पीड हो गई। अब आता फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, ठीक है, अब बताइए फाइनल मोमेंटम क्या होगा? भाई उसका मास तो 200 था, वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी v से मूव करने लगा। क्या करने लगा? किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी v से मूव करने लगा। साथ ही साथ जो लड़का है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से? इस गाड़ी की वेलोसिटी -4 से, क्योंकि उसकी खुद की वेलोसिटी कितनी थी? 4। अगर ग्राउंड के रेफरेंस में या सराउंडिंग के रेफरेंस में अगर ट्रॉली की स्पीड कितनी है? v मीटर पर सेकेंड है, तो उस लड़के की स्पीड कितनी होगी? v-4। उसकी स्पीड कितनी होगी? v-4। क्योंकि ट्रॉली के रेफरेंस में वो कितना था? 4 मीटर पर सेकेंड था, तो कितना आएगा इधर पे?
200v प्लस m टाइम्स ऑफ v माइनस 4। ये किसका मास था? लड़के का। कितना मास था लड़के का? 20। कितना था? 20। ठीक है ना, समझिएगा। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या आएगा बताइए? इनिशियल बराबर क्या? फाइनल। कितना था इनिशियल बताओ? इनिशियल था 2200 और फाइनल कितना है? 200v प्लस 20v माइनस 4। ठीक है, तो 20 से अपन डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 110 इज इक्वल्स टू 10v प्लस v माइनस 4। 4 को इस तरफ भेज दी, 114 इधर से कितना आएगा? 11v। तो v इक्वल टू कितना आएगा मालूम आपको? 114 अपॉन कितना? 11। ठीक है, ये हो जाएगी उसकी वेलोसिटी फाइनली। समझ में आया किसी को? 11 1 जा 11 है ना, 10.11 से 33, 11 से 66, अप्रोक्सीमेटली 10.36 मीटर पर सेकेंड। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम बताइए जल्दी से, कुछ आया समझ में? 10.36 मीटर पर सेकेंड ट्रॉली के स्पीड आपको देखने को मिलेगा। किसको समझ में नहीं आया जल्दी बताओ पहले, किसको समझ नहीं आया? नोट करो इसको, 28 प्रॉब्लम को जल्दी से नोट कीजिए सब लोग, ध्यान दीजिएगा। जैसा क्वेश्चन में है, एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग मासलेस है, स्प्रिंग का कोई मास नहीं है, और जो पुली इससे अटैच है वो भी फ्रिक्शनलेस है, जिसके थ्रू ये स्ट्रिंग से क्या है? अटैच्ड है ब्लॉक। ब्लॉक का मास 1 kg है और ये जिस इंक्लाइंड प्लेन पे है वो प्लेन 37 डिग्री से इंक्लाइंड है। ठीक है, और जब ये इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा है और ये कोई स्मूथ सरफेस नहीं है, ये रफ सरफेस है, इसका अपना फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है जो भी करके है, और ये ब्लॉक क्या है? डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो अगर कोई ब्लॉक इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है तो डेफिनेटली उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड जाएगा। हमने यहाँ पे कंपोनेंट स्प्लिट किए, तो ये हो गया mg cos 37, ये हो गया mg sin 37। क्वेश्चन में भी यही है, ठीक है ना, समझिएगा। उसके बाद है क्या कि आपको बोला गया क्या कि आप ये पता करिए कि आखिरकार इसमें जो है स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया है और ये रेस्ट में आने से पहले 10 सेंटीमीटर मूव भी किया है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। ये जो सरफेस है इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले हम बात करें आखिर इस पे फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, तो आप देख रहे हैं नेट मतलब कि सारे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फोर्सेस हैं सबका वेक्टर सम। इस पे फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, कितना लग रहा है डाउनवर्ड? mg sin 37। जैसे ही इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगना स्टार्ट होगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा। कितना लगेगा? F। बात को समझिएगा, m तो 1 kg है, g जो भी है sin 37, हालांकि sin 37 वगैरह की वैल्यू भी बताऊंगा अभी मैं आपको। F बराबर होता है म्यू r, r मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन। अगर आप ब्लॉक को ध्यान से देखें इक्विलिब्रियम में, तो r को नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है? mg cos 37, और m 1 kg है तो लिखने की जरूरत नहीं है, g cos 37। ये हो गया नेट फोर्स। बोलते हैं रेस्ट में आने से पहले वो 10 सेंटीमीटर स्लाइड हुआ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। तो आखिरकार उसने मूव करने में कितना वर्क किया? मूव करने में कितना वर्क किया? उसने वर्क किया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब नेट फोर्स g sin 37 माइनस म्यू जी cos 37 इंटू कितना? 0.1, मतलब 1/10। इतना वर्क किया। आखिर ये जो उसने वर्क किया है ये किसकी वजह से किया है? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। अगर स्प्रिंग वाकई में एक्सपेंडेबल ना होती, स्प्रिंग में कुछ पोटेंशियल एनर्जी ना होती और स्प्रिंग एक्सटेंड ना होती, तो क्या ड्यू टू द वेट क्या ये डाउनवर्ड आ पाता? नहीं आ पाता ना। तो इसमें डाउनवर्ड आने का रीजन क्या है? वर्क डन किसके बराबर होगा? एंड द ब्लॉक इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ठीक है ना। और इस वजह से जितना भी स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ ऑफ kx², उसी के जितना ये वर्क कर सकता है। g sin 37 माइनस म्यू जी cos 37 इज इनटू 1/10। अब 37 की कहानी समझिए। आप लोग मैथ्स वाले हैं, कुछ लोग तो हैं ही, ट्रिग्नोमेट्री लेकिन सब कोई जानता है। ABC ये राइट ट्रायंगल है, अगर ये 37 है तो डेफिनेटली ये क्या होगा? 53।
दुनिया जानती है कि जो एंगल छोटा होता है उसके सामने की साइड भी छोटी, 3 4 5, ठीक है। अब देख लो आप, साइन 37 क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस 37 क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। 3/5 और क्या 4/5, हाफ ऑफ के का वैल्यू गिवन था क्या हमारे पास, हाँ 100 है। एक्स का वैल्यू भी गिवन है मेरे ख्याल से 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब क्या 1/10 स्क्वायर इक्वल जी को ही बाहर ले लो यार, जी मतलब क्या 10 अपॉन में ऑलरेडी 10 है। साइन 37 कितना है बोलो, 3/5 मतलब 0.6 माइनस म्यू कॉस 37 कितना है 4/5 मतलब 0.8 है ना। ये 10 से 10 कट जाएगा, हाफ ऑफ 100 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 0.6 माइनस 0.8 म्यू, ये 100 भी कट जाएगा, 1/2 मतलब 0.5, इसको इस तरफ बुला लो, माइनस 0.6 माइनस 0.8 म्यू, समझिएगा बात को, माइनस 0.1 इक्वल माइनस 0.8 म्यू, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आएगा 1/8। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बताओ, 1/8 आएगी। क्या समझ में नहीं आया बताओ, क्या प्रॉब्लम जा रही है, किसी को डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन, जल्दी बोलो स्पीड से प्लीज। किसी को समझ में आया है कि नहीं आया बताओ, समझ में, हाँ अच्छा हाँ ठीक है। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के थ्रू एक पुली है, पुली से एक रोप के थ्रू ये ब्लॉक लटका हुआ है। ये ब्लॉक हमने ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे भी रख दिया, इसको रोक के रखा है मूव करने के लिए। हमने इसको फ्री टू मूव कर दिया, आराम से बोले तुम्हें जहां जाना वहां जाओ। तो ये अगर नीचे आएगा भी तो मैं नहीं ला रहा हूं, कोई नहीं ला रहा है, अगर आएगा तो ड्यू टू द वेट आएगा। किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू द वेट। इसमें वेट कितना है, डाउनवर्ड mg है। तो इस कंपोनेंट की बात करें तो अगर यहाँ 37 तो यहाँ भी 37, ये मैं आपको फ्रैक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये mg cos 37 और ये क्या हो जाएगा mg sin 37, ठीक है समझिएगा। तो इसको डाउनवर्ड कौन ला रहा होगा भाई, ये तो इसको अंदर बुला रहा है, तो प्लेन के अंदर तो चला नहीं जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ होगी, बैलेंस है ना, ऊपर हवा में जा रहा हो ना नीचे धस रहा है, जा कहाँ रहा है नीचे की तरफ, तो कौन लेके जा रहा mg sin 37। कहा जा रहा है कि जो प्लेन है इसमें फ्रिक्शन है, तो भाई जैसे ही मोशन स्टार्ट होती है फ्रिक्शन अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगने लगा। एक्चुअल में इसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया मूव करने के लिए, तो mg sin 37 माइनस f नेट फोर्स, ये मूव किया, क्वेश्चन में लिखा है 10 सेंटीमीटर मूव करने के बाद रेस्ट में आया है, तो कितना वर्क कर लिया इसने, इतने में उतना वर्क कर लिया। आखिर ये वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। वो एनर्जी मिली कहां से उसको, वो एनर्जी इस स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी से मिली। या ऐसा समझ लें कि ये इसने जो वर्क किया ड्यू टू द वेट, इससे स्प्रिंग अटैच है, तो जितना ये मूव कर जाएगा उसी के अकॉर्डिंग स्प्रिंग में एक्सपेंशन हो जाएगा, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। तो कुछ भी कहो, चाहे डेवलप्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑन स्प्रिंग इज इक्वल्स टू द वर्क कर लो, या ये बोल दो वर्क इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द क्या स्प्रिंग। तो आखिर जब ये मूव किया तो इसने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, तो स्प्रिंग में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है ना। जितना इसने ड्यू टू द वेट वर्क किया, वही वर्क इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। मतलब अगर आप ब्लॉक रिमूव कर देंगे तो स्प्रिंग वापस से उतना क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, जितना कि अभी एक्सपेंड हो गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, समझिएगा। तो मैंने क्या रखा कि जो वर्क डन बाय द ब्लॉक ड्यू टू द वेट इज इक्वल्स टू डेवलप्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑन द स्प्रिंग, कर दिया, सॉल्व कर दिया, म्यू का वैल्यू मिल गया। क्या समझ नहीं आया बताइए, क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो स्पीड से, किसको डाउट है, क्या कंफ्यूजन है, जल्दी बोलो प्लीज। हो गया, छाप लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, आसान क्वेश्चन है, बहुत सरल है। टू इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस ट्रैक, वन ग्रेजुअल एंड द अदर स्टीप। ग्रेजुअल मतलब जो आराम आराम से बढ़ रहा है, दूसरा अचानक से बढ़ रहा है। थोड़ा इसको और ऐसे बना दो तो लगने लगे कि हाँ कौन ग्रेजुअल है कौन स्टीप। ये ए इधर पे है, तो ये क्या है स्टीप और ये क्या है ग्रेजुअल है, ठीक है। इसमें एंगल्स की वैल्यूज दी हैं, ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है और ये 60 डिग्री, समझिएगा ध्यान से। इनका जो एक्चुअल हाइट है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर सॉरी, 10 मीटर है। और क्या क्वेश्चन में क्या पूछता है, वेयर टू स्टोन्स आर अलाउड टू स्लाइड डाउन फ्रॉम रेस्ट ऑन वन ऑन ईच ट्रैक, विल द स्टोन्स रीच द बॉटम एट द सेम टाइम, विल दे रीच देयर विद द सेम स्पीड, एक्सप्लेन। समझना बात को,
यहां एक है उसका मास m, यहां भी एक है उसका मास m, डाउनवर्ड जाना है, वेट इसका इधर है, वेट इसका इधर है, डाउनवर्ड जाना है, ये दोनों के हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये कितने से जा रहा होगा, ये जा रहा होगा g साइन थीटा 1 से, और ये कितने से जा रहा होगा, g साइन थीटा 2 से, ठीक है ना। तो बात करता हूं फॉर फर्स्ट, फर्स्ट कहां भेज रहा हूं मैं, अलोंग ए बी, क्योंकि इसमें थीटा 1 है तो इसमें भी m1, मतलब मास उसका वही रहेगा लेकिन m1 बोल सकते हैं। फॉर फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है, 0 है, u1। फाइनल वेलोसिटी हमको मालूम करनी है। एक्सेलरेशन कितना है, g साइन थीटा 1 है, मतलब कि g साइन 30 है, मतलब कि g/2 है, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना करता है, वो डिस्प्लेसमेंट करता है ab। अगर इसको ध्यान में रखा जाए तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को बोलते हैं अपन साइन थीटा, तो हाइपोटेनस को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा, मतलब tan अपॉन साइन 30 डिग्री, ठीक है ना, समझिएगा। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as, तो v अपन को फाइंड करना है, u तो 0 है, एक्सेलरेशन कितना है, g अपॉन 2 है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, tan अपॉन हाफ, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू tan इंटू tan, मतलब कि 200, तो v1 कितना आएगा बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ 200, मतलब कितना, tan रूट 2। समझ में आ गया v1। अब देखिएगा फॉर सेकेंड, यहीं पे कर देते हैं, फॉर सेकेंड, सेकेंड के पास एक्सेलरेशन कितना है, g साइन थीटा 2, मतलब g साइन 60, मतलब g/2 रूट 3, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया। इनिशियल वेलोसिटी तो सबके साथ 0 थी, और फाइनल इसकी अपन को पता करनी है, और क्या मालूम है, डिस्प्लेसमेंट कितना करा है इसने, ac कितना आएगा बताइए, tan अपॉन साइन 60, tan अपॉन साइन 60। बात को गंभीरता से समझते आइएगा। मैंने निकालना है v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u2 स्क्वायर प्लस 2a2 2a2s2, तो u2 तो 0 है ना, u2 क्या है, 0 है, तो 2a2 कितना है बताओ, g साइन 60, मतलब g रूट 3/2, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, tan अपॉन 60, तो tan इंटू 2 अपॉन रूट 3, ठीक है, तो 2 से ये 2 कट गया, ये रूट 3 से रूट 3 भी कट रहा है, तो देखेगा आगे से v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू tan इंटू tan, कितना आ रहा है 200, तो v2 कितना आ रहा है tan रूट 2। नहीं भैया, दोनों के दोनों जो है सेम स्पीड से पहुंचेंगे, दोनों के दोनों क्या है, सेम स्पीड से पहुंचेंगे। अब पता करना आपको टाइम, एज v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, तो v कितना है, tan रूट 2 फॉर फर्स्ट, एज v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, ठीक है, tan रूट 2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस a कितना है फर्स्ट के लिए, a कितना जल्दी बताओ, g/2 इंटू t, तो tan रूट 2 इज इक्वल्स टू gt अपॉन 2, g से tan कट जाएगा, t कितना आएगा 2 रूट 2 सेकेंड, ठीक है, t1 बोल दो इसको, फर्स्ट के लिए था तो, ठीक है। अब देखिएगा फॉर सेकेंड, v2 इज इक्वल्स टू u2 प्लस a2 t2, v2 तो मालूम है आपको कितना है, tan रूट 2, u2 0 है, a2 कितना है मालूम आपको, a2 कितना है इसके लिए, g साइन 60, g रूट 3/2 और t2, तो tan रूट 2 बराबर tan रूट 3 अपॉन 2 t2, tan से tan कट जाएगा, 2 रूट 2 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, t2, एज t1 इज ग्रेटर देन क्या, t2, ऐसा ही है ना, कौन बड़ा है, t1 बड़ा है कि t2 बड़ा है, सॉरी t1 इज ग्रेटर देन क्या, t2, तो जो स्टीप पे है वो जल्दी पहुंच जाएगा। भाई पहला वाला ज्यादा टाइम ले रहा है और बाद वाला कम टाइम ले रहा है, दूसरा वाला कम टाइम ले रहा है, मतलब जो स्टीप पे है वो कम टाइम ले रहा है और जो ग्रेजुअल पे है वो ज्यादा टाइम ले रहा है, t1 बड़ा है t2 से, तो ये वाला जल्दी पहुंच जाएगा स्टीप वाला। समझ में आ गया, बोलो, उस दिन भी यही चीज बताई थी, उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें, समझ आ गया सबको, बोलो जल्दी से, क्लियर हो गया। चलो 24 देख लो एक बार अच्छे से, 24 क्या है क्वेश्चन, 24 छाप लो, पर इसको जल्दी छाप लो, स्पीड से छापो, छाप लिया, मिटाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए।
आपको बुक बढ़िया से पढ़नी है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन में ज्यादा जान नहीं है, पता है, सब आसान है, सब आसान है। क्वेश्चन नंबर 24, a bullet of mass this and horizontal speed is this strikes a block of wood of mass this, instantly comes to rest with respect to the block. The block is suspended from the ceiling by means of thin wires. Calculate the height to which the block rises. Also estimate the amount of heat produced in the block. ठीक है भाई, देखो ऐसा कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, ये ब्लॉक रखा है, बुलेट आ रही है, इस पे जाएगी, अंदर आके रुक जाएगी, इस चक्कर में ये मूव करेगा, शायद यहां तक जाएगा, इसको मैंने बोल दिया क्या, हाइट। ठीक है, समझिएगा। मास ऑफ बुलेट कितना है बताओ, कितना मास है बुलेट का, 0.012 kg। वेलोसिटी कितनी है बुलेट की बताइए, इन्हीं से वेलोसिटी बात करें है ना, इन्हीं से वेलोसिटी कितनी है बुलेट की, 70 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जब वो बुलेट इसमें आ जाएगी तो मूव करेंगे एक साथ, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या मिलेगा बताइए, इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल बताओ 0.012, इसकी वेलोसिटी कितनी 70, दूसरे का मास कितना, ब्लॉक का मास कितना बताइए, ब्लॉक का मास कितना है 4 kg, 0.4 kg, और वेलोसिटी कितनी 0। इसके बाद अब दोनों एक साथ चलेंगे तो 0.012 इसका मास प्लस 0.4 kg पड़ोसी का मास इनटू वेलोसिटी, इनके दोनों की मिला के वेलोसिटी कितनी है, शायद v, यही पूछ रहा ना किस वेलोसिटी से जाएंगे, है ना, किस वेलोसिटी से जाएंगे। ठीक है, ये वेलोसिटी, इस फाइनल कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी मल्टीप्लाई करो, उसमें कितना आ रहा 0.84, 3 के बाद डेसिमल 0.840 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0.412 v, तो v की वैल्यू कितनी आएगी 0.840 अपॉन 0.412, डेसिमल से डेसिमल हटा लो 840 अपॉन 412। ये वेलोसिटी आ गई किसमें, ब्लॉक में वेलोसिटी आ गई, किसमें वेलोसिटी आ गई, ब्लॉक में। समझ में आ गया, ब्लॉक में वेलोसिटी आ गई कितनी 840 अपॉन कितना 412, बात आगे समझिएगा, इतनी वेलोसिटी आ गई। अब इस वेलोसिटी से इसने मूव करा होगा, यहां पे इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी रही होगी और यहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी पूरी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, खत्म। जहां पे खत्म हुई होगी उसी को तो मैक्सिमम हाइट बोलेंगे ना, जहां पे जाके और ये ब्लॉक रुक गया होगा उसी को ना मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। तो यहाँ पे इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मूव करते करते यहां तक जाते जाते पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पहुंच गई होगी। एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, है ना, क्या हो जाएगा बताइए, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना, पोटेंशियल एनर्जी। ब्लॉक मतलब बुलेट के साथ, तो ये m से m कट जाएगा, हाफ ऑफ v की वैल्यू कितनी है बताओ 840 अपॉन 412 स्क्वायर इज इक्वल्स टू g कितना है 10, और हाइट तो पता करनी है अपन को यार, इसको डिवाइड ना कर दें, 4 2 8 2 8 24 24 तो 16 160 0 1600 4 टाइम्स अप्रॉक्स 2.04 होल स्क्वायर इंटू 10 इंटू h, तो क्या आएगा बताओ 2.04 का स्क्वायर कितना आएगा, जल्दी बोलो फटाक से, 2.04 2.04 दो चार चौको कितना 816, अरे 816 कैरी कितना 81 8 दो चार दूनी 408 408 और 8 कितना 416, कितना आ गया 4.16 इज इक्वल्स टू 10 इंटू h, है ना, कर दो, सो कितना आएगा 2.0808। अब 2.0808 अपॉन कितना 10 कटू h, तो कितना आएगा 0.208 मीटर। ये आगे भैया हाइट, इतनी हाइट तक जाएगा। समझ में आ गया 24th क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम बताइए जल्दी से, कितनी हाइट तक जाएगा, इतनी हाइट तक जाएगा, क्लियर हो गया।
बोलो, कुछ प्रॉब्लम है? और कुछ पूछ रहा था क्या? और पूछता है कैलकुलेट द हाइट टू विच द ब्लॉक राइजेस, ऑल्सो एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा, हीट भी बताता है। हीट समझते हैं आप कैसे आएगी? बताओ। अरे किसी को सुनाई दिखाई दे रहा है? समझ में आया किसी को? क्या कोई दूसरा बोल लो, आवाज नहीं आ रही। कुछ प्रॉब्लम है? समझ में नहीं आया? क्वेश्चन पूछता है हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। ये बॉल तेजी से, सॉरी बुलेट तेजी से आएगी, ब्लॉक में घुस जाएगी। जिस वेलोसिटी से ये आया है, अगर उतनी ही वेलोसिटी से अगर ब्लॉक चला गया, या जिस एनर्जी से ये आया है अगर उतनी ही एनर्जी से ये चला गया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। क्योंकि हीट तो प्रोड्यूस तब होगी जब मतलब क्या जाना चाहिए, एनर्जी लॉस होगी, है ना। कोई भी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी तब आएगी जब इसकी अपनी वाली एनर्जी लॉस होगी। अगर एनर्जी लॉस नहीं हुई है, जितनी एनर्जी से वो आया है अगर ठीक उतनी एनर्जी से गया है, तब तो ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई हीट नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जितनी एनर्जी से ये आया है अगर उतनी ही एनर्जी से ब्लॉक नहीं गया है, तो डेफिनेटली हीट प्रोड्यूस हुई होगी, है ना। समझते हैं बात को? क्लियर हो रही मेरी बात की नहीं हो रही? बताइए। अगर ये बुलेट आके और ब्लॉक में आके धंस गई है, और अगर इसने ब्लॉक को उतनी एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाया और ब्लॉक उतनी एनर्जी से मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हुई है। वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हुई है उसी को अपन क्या बोलेंगे? हीट एनर्जी। क्योंकि यहां सिर्फ हीट मेंशन कर रहा है, तो उसको अपन सिर्फ हीट एनर्जी बोलेंगे, है ना। क्यों, सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताइए। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही है? तो हीट प्रोड्यूस्ड मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। हीट प्रोड्यूस्ड तो लॉस ऑफ एनर्जी। पहले एनर्जी कितनी? हाफ ऑफ एम वी बी स्क्वायर, मतलब किसका मास? बुलेट का मास। किसकी स्पीड? बुलेट की स्पीड, ठीक है ना। माइनस किसकी एनर्जी? ब्लॉक की। अब यहां पे मास कैपिटल एम लिख देता हूं, वेलोसिटी कैपिटल वी लिख देता हूं। एनर्जी ऑफ बुलेट माइनस एनर्जी ऑफ ब्लॉक, हाफ कॉमन ले लो। बुलेट का मास कितना था बताइए? 0.012। बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी बताइए? 70 का स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस इसका मास कितना है कॉम्बिनेशन का? 0.412 और इसकी खुद की वेलोसिटी कितनी आई थी बताओ? इसकी वेलोसिटी कितनी आई थी? 2.04 स्क्वायर। ठीक है, बात को आगे समझिएगा थोड़ा और सीरियसली एक सेकंड के लिए। तो हाफ कॉमन ले लेते हैं अपन, इसको मैं डेल्टा एच बोल देता हूँ या एच बस बोल देता हूँ। हाफ कॉमन आता है, 70 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? 70 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? कोई नहीं जानता? अच्छा, और 2.04 का स्क्वायर कितना होता है? 4.1616, है ना। इनटू में आया कितना? 4.16। लो करो मल्टीप्लाई यार, h इज इक्वल्स टू हाफ है, कर लेना यार भैया मल्टीप्लाई। अब 12 9 जा 108, कैरी 10, 12 4 जा 48, 48 एंड कितना? 58। इसमें से कितने? 4 डबल जीरो और तो डबल जीरो ये 3, 58.8 माइनस करो मल्टीप्लाई यार इसका 412 इंटू 416, 412 इंटू 4.16 कितना आएगा बोलो? 412 इंटू कितना? 4.16, 6 2 12, कैरी 1, 6 1 6, 1 7, 6 4 24, 2 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 4 16, 2 9 13 11 7 1, किसके बाद डेसिमल? 3 2 5 के बाद डेसिमल, तो 1.71392, 1.71, इसको 1.8 लिख देता हूं यार, 1.8 कितना बचेगा बताओ? 1/2 इंटू 57 कितना आएगा बताओ? 28.5 जूल। इतनी एनर्जी लॉस होगी। आया कुछ समझ में? बताइए, कुछ दिक्कत हो रही है आपको? कुछ प्रॉब्लम जा रही है इस क्वेश्चन में? कोई तो बोलो यार, कुछ दिक्कत है? बड़ा लग रहा है इसलिए प्रॉब्लम है क्या? बताओ।
कोई बोलो एक जिसको प्रॉब्लम हो रही है जल्दी स्पीड से, प्लीज समय बर्बाद नहीं करो, जिसको भी डाउट, पक्की डाउट नहीं है भाई। देखो ये बुलेट थी, इसका इतना मास था, इसकी इतनी वेलोसिटी थी, आई वुडन ब्लॉक में लग गई, तब तक ब्लॉक रेस्ट में था, तो लो ब्लॉक का मोमेंटम 0, बुलेट का मोमेंटम इतना, बराबर। बाद वाला, बाद में ब्लॉक और वो बुलेट दोनों एक साथ साथ मूव कर रहे हैं, साथ में मूव करेंगे v वेलोसिटी से, टोटल मास इनटू वेलोसिटी। लीजिए आपने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। जब इसकी वेलोसिटी मालूम है तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो मालूम चल जाएगी। ये यहां से क्यों मूव किया, इसकी वेलोसिटी की वजह से। क्यों मूव किया, वेलोसिटी की वजह से। कहां तक जाएगा, किसी पर्टिकुलर हाइट तक। जितनी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी सबकी सब वेस्ट कर देगा पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करने में, मतलब हाइट गेन करने में। तो लो इसको इक्वेट कर दीजिए, इससे आपको क्या मिल जाएगी, हाइट 0.208 मीटर तक जाएगा। अब इसे पूछता है कि हीट लॉस मतलब हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, तो प्रोड्यूस्ड हीट मतलब होता है एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस अपन ने फाइंड कर लिया 28.5 जूल है। क्या दिक्कत है बताओ, समझ में आ गया सबको? 24 क्लियर हो गया। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है, क्या बोले, क्या बोल रहे हैं बोलिए। हाँ ये जो है एडिशनल एक्सरसाइज थी, इसलिए मैंने मेनली इनको मतलब ज्यादा इंटेंशन से बता दिया। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऊपर एक कंसेप्चुअल है। एक जो वेरोनिका वाला उस दिन क्वेश्चन था, कहां गया वो, अ मॉलिक्यूल इन अ गैस कंटेनर हिट्स अ हॉरिजॉन्टल वॉल विद स्पीड दिस एंड एंगल दिस विद द नॉर्मल एंड रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड। बात को समझिएगा, कोलिजन किसी भी टाइप का हो, इसमें क्वेश्चन लिखा है ना, बताइए कौन सा वाला कोलिजन होगा, क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा, है ना। समझिएगा पहली चीज तो ये जान लीजिए, कोलिजन कोई भी टाइप का मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। कोलिजन किसी भी टाइप का हो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है ना। कोलिजन किसी भी टाइप का हो, इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, कुछ भी हो, हर हाल में मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो एक बात जो इसमें एक क्वेश्चन था कि इज मोमेंटम कंजर्व्ड, हाँ मोमेंटम कंजर्व है, कोलिजन कैसा भी हो। अब पूछता है कौन सा कोलिजन, तो क्वेश्चन को वापस से पढ़ो। अ मॉलिक्यूल इन अ गैस कंटेनर हिट्स अ हॉरिजॉन्टल वॉल विद स्पीड दिस एंड एंगल दिस एंड रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड, रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड। अगर वो सेम स्पीड से आएगा मतलब सेम एनर्जी जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, दोनों केस में सेम रहेगी। भाई जिस वेलोसिटी जिस स्पीड से गया है अगर उसी स्पीड से आएगा तो जो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी थी वही बाद वाली काइनेटिक एनर्जी। तो जिस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है उसे क्या बोलते हैं बताओ, जिस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व उसे क्या बोलते हैं बताओ, इलास्टिक कोलिजन। बेमतलब में सवाल सॉल्व कर रहे थे, इसमें कुछ नहीं है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है ये। 14th अपन को लिख देना साफ साफ, भैया कोलिजन कोई भी हो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। अच्छा सही क्वेश्चन में कह रहा है कि रिबाउंड्स वेलोसिटी वही है जो कि अटैक करने वाली वेलोसिटी थी, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, मतलब कि ये कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। आ गया समझ में। एक देखो ये 17 भी लॉलीपॉप है, देखो 17 इसमें डायग्राम बना है, डायग्राम बना है तो अच्छा क्वेश्चन होगा। सभी लोग 17 देखो एनसीईआरटी में, देखो 17 देखो, टाइम हो गया क्या, 17 देखो सब लोग, दिख रहा सबको 17। द बॉब ऑफ अ पेंडुलम रिलीज्ड फ्रॉम 30 डिग्री टू द वर्टिकल हिट्स अनदर बॉब बी ऑफ द सेम मास, है ना, एट रेस्ट। बात को समझना बहुत अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है ना, डायग्राम बना है तो इसलिए ठीक लग रहा है। देखिएगा ये ऐसा कुछ है, सीलिंग है, सीलिंग से ये रोप है और रोप जो है वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए है, इसमें एक बॉब है और ग्राउंड में एक दूसरा बॉब है, ठीक है ना। समझना बात को, इसका नाम भी स्मॉल एम है, इसका नाम भी स्मॉल एम है, ये ए पॉइंट और ये इस तरफ मूव कर रहा है। समझना क्वेश्चन को, द बॉब ए ऑफ अ पेंडुलम रिलीज्ड फ्रॉम 30 डिग्री टू द वर्टिकल hits another bob B of the same mass, same mass है भैया, mass same है दोनों का, at rest on a table. How high does the bob A rise after the collision? Neglect the size of the bob and assume the collision is elastic. बात को समझना, collision क्या है, elastic है, collision क्या है, elastic। collision अगर elastic है तो मोमेंटम तो कंजर्व है ही, साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, कंजर्व। बात को समझना, एक चीज पक्की है, इलास्टिक कोलिजन में अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और दूसरा ऑब्जेक्ट उसको आके हिट करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में पहुंच जाता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है।
जब एक ब्लॉक किसी रेस्ट वाले ब्लॉक से टकराता है, वो भी सेम मास का, और जबकि इलास्टिक कोलिजन होने वाला हो, तो दूसरा वाला ब्लॉक फिर मूव नहीं करता। ये अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, जिससे ये मूव करता है ना। फिर ये कहां पहुंच जाता है, रेस्ट में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, रेस्ट में। तो एक चीज क्लियर कर लीजिए कि अगर आप इस ब्लॉक को इस ब्लॉक से टकराएंगे, कोलाइड कराएंगे, जबकि ये रेस्ट में है, ये कहां पे है, रेस्ट में, तो जब ये इससे टकराएगा तो अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा, ये मूव करने लगेगा और ये वहीं पे जाके रुक जाएगा। तो क्वेश्चन पूछते हैं एक कितनी हाइट तक जाएगा, एक किसी हाइट तक नहीं जाएगा, बॉटम में आके रुक जाएगा और इसको आगे मूव करा देगा। आ गया समझ में, क्लियर है सबको, बोलिए, बन जाएगा। तो इस तरीके जितने मैंने क्वेश्चन करे हैं वो मैक्सिमम अच्छे वाले क्वेश्चन थे, जो मुझे लग रहा था कि इनमें ठीक कहानी। इसके बावजूद भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने, मुझे दोबारा मैसेज करिए, और अगर बन जाते हैं तो कल से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ग्रेविटेशन, ठीक है ना, ग्रेविटेशन या रोटेशनल काइनेमेटिक्स, जो भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, अगर आपको इसके बावजूद भी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मेरे से मैसेज कॉल करिए। क्लियर है ना, नोट कर लो जल्दी इसको भी।